दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली क्लास में कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश। हेडिंग डाल दीजिए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इल्तुतमिश का टाइमिंग पीरियड मैंने आपको बता दिया था, 1210 से लेकर 37 तक है, सॉरी 35 तक है। तो इल्तुतमिश के बारे में साधारण सवाल पूछे जाते हैं। पहली बात तो इल्तुतमिश का अर्थ क्या है। आजकल परीक्षाओं का ट्रेंड बदल रहा है और बदलते ट्रेंड में कुछ पर्सन हैं जो बदल रहे हैं। पहली बात तो यही पूछी जा सकती है कि इल्तुतमिश का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इल्तुतमिश का शाब्दिक अर्थ होता है साम्राज्य का रक्षक। यानी इल्तुतमिश का शाब्दिक अर्थ क्या है? साम्राज्य का रक्षक। दूसरा आपसे पूछे कि इल्तुतमिश की क्या उपाधि है। सबसे मोस्ट है उपाधियों पे सवाल बनते हैं। इसकी बहुत सारी उपाधि है। पहली उपाधि है सईद ए खलीफा। सईद ए खलीफा। सईद ए खलीफा, इसको यानी पहली बात तो इस सईद ए खलीफा का अर्थ क्या होता है, यानी इसका अर्थ क्या है? इसका तात्पर्य होता है भाग्यशाली शासक। भाग्यशाली शासक। एक आप जैसे मुगल काल पढ़ेंगे तो मुगल काल में हुमायूं आएगा। हुमायूं का भी शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो भाग्यशाली शासक। लेकिन ये इसकी उपाधि है, वो उसका नाम था हुमायूं, भाग्यशाली शासक। ये सईद ए खलीफा उपाधि दी किसने थी? तो आप ये दी थी मिनाजुद्दीन सिराज ने। मिनाजुद्दीन सिराज ने इसको उपाधि दी। और मिराजुद्दीन सिराज ने एक कमेंट इसके लिए पास किया था। मिराजुद्दीन सिराज के अनुसार यह एक गुणवान, ये एक बार यूपीएससी में आ चुका है, गुणवान, दयालु, धार्मिक एवं विद्वानों की सहानुभूति रखने वाला शासक। सहानुभूति रखने वाला शासक। चलो, यानी सईद ए खलीफा किसने उपाधि दी थी? तो ये मिनाजुद्दीन सिराज ने दी थी। सईद ए खलीफा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो भाग्यशाली शासक। मिनाजुद्दीन सिराज ने इसके बारे में ये कहा था कि यह एक गुणवान, दयालु, धार्मिक एवं विद्वानों के प्रति सहानुभूति रखने वाला शासक। नेक्स्ट इसकी उपाधि देखते हैं। तो आपने कॉमन उपाधियों नाम सुन रखी होगी। दूसरी इसकी उपाधि है, जिसे कहा जाता है गुलामों का गुलाम। गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम या दास कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको हाइनलवाड़ विजय के बाद में खरीदा था। तो ये गुलामों का गुलाम था। इसे यूं कह सकते हैं दासों का दास। दासों का दास, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का भी ये दास रहेगा। इसे कहते हैं ईश्वर की भूमिका रक्षक एवं ईश्वर की भूमिका रक्षक एवं या ईश्वर का सहायक। ईश्वर का सहायक कह सकते हैं, ये इसकी उपाधि। ईश्वर की भूमिका रक्षक या ईश्वर का सहायक। इसे बगदाद के खलीफा ने 2 उपाधि दी थी। खलीफा ने इसको 2 उपाधि दी। पहली उपाधि दी थी सुल्तान आजम। दूसरी दी थी नासिर अमीर उल मोमिनीन। नासिर अमीर उल मोमिनीन। ये भी इसकी उपाधियों पर सवाल बनते हैं। तो आप वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाएं भी, सबसे ज्यादा बार सवाल पूछा जाता है। इल्तुतमिश का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो साम्राज्य का रक्षक कहते हैं इसे। सईद, यानी इसकी उपाधि पूछे तो सईद ए खलीफा किसने दी थी? मिनाजुद्दीन सिराज ने दी थी। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो भाग्यशाली शासक होता है। यह एक, यानी मिनाजुद्दीन सिराज ने इसके बारे में ये कहा था कि यह एक गुणवान, दयालु, धार्मिक एवं विद्वानों के प्रति सहानुभूति रखने वाला शासक।
इसे गुलामों का गुलाम, दासों का दास, ईश्वर की भूमि का रक्षक या ईश्वर का सहायक कहते हैं। और खलीफा ने, बगदाद के खलीफा ने इसको उपाधि दी थी सुल्तान ए आजम, या आजम है, आजम, सुल्तान ए आजम या नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दी थी। अब बात करते हैं इसके बारे में और। तो इसके पिता का क्या नाम था? इसके पिता का नाम था यह, यानी इसके पिता का नाम था इल्म खां। अपने पिता के नाम पर ही इसका नाम पड़ गया था इल्तुतमिश। यह एक इलबारी तुर्क, इलबारी तुर्क, यह सनसनी वंश से संबंधित था। सनसनी वंश, आपसे कोई पूछे कि इल्तुतमिश का वंश कौन सा है तो सनसनी वंश। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि इसका पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम इल्तुतमिश नहीं था, इसका पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश। एक कहानी ये भी है कि इसका जन्म अल्तमस के दिन हुआ था। अल्तमस यानी चंद्र ग्रहण के दिन इसका जन्म हुआ था, इसी कारण इसका नाम पड़ गया था इल्तुतमिश, यानी अल्तमस से नाम बन गया था इल्तुतमिश। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। इसके अलावा सुल्तान बनने से पहले, सुल्तान बनने से पूर्व यह बदायूं का इक्तेदार था। बदायूं का इक्तादार था, ये मैंने आपको बताया, खाली बता के गया था बदायूं का इक्तादार। और एक लाइन में ये भी लिख सकते हैं कि यह एक ऐबक का दामाद था, ऐबक का दामाद भी। ये इसका प्रारंभिक इंट्रोडक्शन। इल्तुतमिश यानी अर्थ क्या है? साम्राज्य का रक्षक। उपाधि क्या है? तो ये मैंने आपको बताई। इसके पिता का नाम क्या था? इल्म खां था। यह एक इलबारी तुर्क है, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, सनसनी वंश से संबंधित है। इसका पूरा नाम क्या था? तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश इसका पूरा नाम था। इल्तुतमिश इसका नाम क्यों पड़ गया था? यानी इसका जन्म अल्तमस के दिन हुआ। अल्तमस का मतलब होता है यानी चंद्र ग्रहण के दिन जन्मदिन हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था भी। सुल्तान बनने से पूर्व यह बदायूं का इक्तादार था। ये बात मैं आपको कल बता के गया। अब और बातें करते हैं भी इसकी क्या उपाधि है, इसके बारे में और क्या क्या महत्वपूर्ण है जानकारी, अच्छे से नोट डाउन करें भी। लगातार परीक्षाओं में हिस्ट्री से संबंधित खूब सवाल पूछे जाते हैं। यूपीएससी में अब की बारी कम से कम 20-22 सवाल पूछे। नेट जेआरएफ जिनको देना है तो अच्छे से नोट्स बनाएं भी। मैंने आपको बताया था कि एक जूद का युद्ध हुआ, यानी बहराम शाह के से जूद का युद्ध हुआ था। तो बहराम शाह को लाहौर के सरदारों का संरक्षण था, तो वहीं इल्तुतमिश को दिल्ली के सरदारों का समर्थन था। तो दिल्ली का कौन सरदार था जिसने इसको बुलाया था? तो अली इस्माइल। अली इस्माइल नामक एक व्यक्ति था, के कहने पर दिल्ली आया था। के कहने पर ये दिल्ली आया था। अली इस्माइल के कहने पर दिल्ली आया था। जूद के युद्ध को जीतने के बाद में ही शासक बना था, ये मैंने आपको बता दिया अभी। जूद के युद्ध को जीतने के बाद शासक बना, वो क्या है? तो दिल्ली को राजधानी बनाता है। बहुत बार खूब एग्जाम में पूछा जाता है, दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था? तो दिल्ली को राजधानी बनाया था इसने। इससे पहले हमने देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहां को, किस चीज को केंद्र बनाकर शासन किया था? तो लाहौर को केंद्र बनाकर। तो दिल्ली को राजधानी बनाया था इसने। ये सवाल अगर आज से पूर्व किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता तो आप लगभग गलत करके आते। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक पूछे तो यही उत्तर आना चाहिए, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक। अब सभी उत्तर क्या ठोक कर आएंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो ऐबक ने दिल्ली आया नहीं, दिल्ली पर केंद्र बनाकर शासन नहीं किया। तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक पूछे तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान इसे कहते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान, या यूं कह सकते हैं कि दिल्ली का प्रथम वैधानिक शासक। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक
शासक। वैधानिक का मतलब यानी इसे विधि के द्वारा, वैधानिक का मतलब यही होता है कि इसे विधि के द्वारा यानी कहीं ना कहीं इसको लिखित में प्रमाणित ये उपलब्धि मिलती है कि आप शासक बन सकते हैं। तो ये कैसे मिलती है, तो ये आप सभी जानते हैं कि बगदाद के खलीफाओं से भी अनुमति लेनी पड़ती थी। तो ये बात लिख सकते हैं कि दिल्ली का प्रथम वैधानिक शासक कौन था, तो बगदाद के खलीफा, बगदाद के खलीफा, बगदाद के खलीफा का नाम था अबू जाकर मसूद उल, अबू जाकर मसूद उल, ये एक ही नाम है भी, अबू जाकर मसूद उल मुस्तनासिर बिल्ला, मुस्तनासिर बिल्ला। बगदाद के खलीफा बिल्ला ने 18 फरवरी 1229 एडी को इल्तुतमिश को यानी दास प्रथा से मुक्त करता है, इसे दासता से मुक्त करता है। 1200 एडी को इल्तुतमिश, 1200 एडी को इल्तुतमिश को मानपत्र, खिल्लत पत्र, दासता से मुक्त, इसके जितने भी अधिकारी थे, इसके दासों को, इसके पुत्रों को वस्त्र एवं आभूषण भेंट किए थे, वस्त्र एवं आभूषण उपहार में देते हैं। और इसे 2 उपाधि दी थी जो मैं चर्चा कर चुका हूं। 2 उपाधि क्या क्या दी थी, तो पहली उपाधि का नाम था सुल्तान ए आजम, सुल्तान ए आजम। दूसरी उपाधि थी नासिर अमीर उल मोमिनीन, अमीर उल मोमिनीन। ये 2 उपाधि दी जाती है। ये डेट खूब पूछी जाती है एग्जाम में। यानी बगदाद के खलीफा से अनुमति लेने वाला पहला शासक कौन हुआ था, तो पहला शासक कौन हुआ था, इल्तुतमिश। इसीलिए हमने ये लाइन लिखी है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक शासक कौन है, तो ये प्रथम वैधानिक शासक। अब देखते हैं कि इल्तुतमिश ने अपने कार्यकाल में ऐसा क्या किया जो इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान कहते हैं। एक प्रश्न ये भी याद रख लेना कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, तो ये आप देख सकते हैं कि सुल्तान ए आजम इसकी उपाधि थी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण की। अब देखते हैं कि इसने ऐसा क्या किया जो इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान कहा जाता है। यानी इसकी उपलब्धि पे बात करूं, उपलब्धि तो क्या क्या उपलब्धि थी। इसने मुद्रा प्रणाली को लेकर, मुद्रा प्रणाली में कुछ सुधार करता है। यानी दिल्ली सल्तनत में मुद्रा प्रणाली की शुरुआत है, मुद्रा प्रणाली को लेकर शुरुआत की जाती है, वो इल्तुतमिश के द्वारा की जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ नहीं किया। मुद्रा प्रणाली में इसने अरबी पद्धति, अरबी या इस्लामी पद्धति पर आधारित मुद्रा की शुरुआत करता है, मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत, व्यवस्था की शुरुआत। अब ये अरबी या इस्लामी पद्धति क्या है, तो इसमें ये मतलब होता था कि इसने एक सिक्के, यानी ये फिर एक तो शुद्धता पर आधारित, यानी अगर कोई किसी भी धातु का सिक्का बनाया जा रहा है तो वो शुद्ध था, चाहे सोने का था तो वो सोने का शुद्ध था, ये ध्यान रखना। और इसने बनवाई थी टकसाल, इसकी टकसाल से 2 सिक्के निकले थे, एक का नाम था टंका, एक का नाम था जीतल। ये खूब एग्जाम में पूछा जाता है। टंका जो था वो चांदी का सिक्का था और जीतल आप सभी जानते हैं कि तांबे का सिक्का था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है कि टंका नामक जो सिक्का है वो सबसे पहली बार किसने चलाया था दिल्ली सल्तनत में, तो किसे कौन चला रहा है भाई, इल्तुतमिश चला रहा है। अरबी या इस्लामी पद्धति पर आधारित इसने मुद्रा प्रणाली की शुरुआत करता है। अरबी या इस्लामी पद्धति का मतलब क्या है, तो अरबी या इस्लामी पद्धति यानी शुद्धता पर निर्भर थी। शुद्धता का मतलब जो आपको किसी भी धातु का सिक्का बनाया जा रहा है, मान लीजिए वह सोने का सिक्का है, यानी हालांकि इसने सोने का सिक्का नहीं चलाया लेकिन इसने टंका चलाया, टंका चलाता है वो शुद्ध था, यानी शुद्ध चांदी का सिक्का था। जीतल चलाया वो शुद्ध तांबे का सिक्का था, यानी पूर्णतः शुद्धता पर आधारित था। और दूसरा इसने सबसे बड़ा काम किया था तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान
ए चहलगानी, चहलगानी, या इसी को ही कह सकते हैं गुलाम ए चालीसा, गुलाम ए चालीसा का गठन करता है। यानी कुल 40 अमीरों का एक सदस्य है, यानी एक 40 अमीरों का एक संगठन का निर्माण करता है, जिसे नाम दिया गया था तुर्कान ए चहलगानी या गुलाम ए चालीसा का गठन किया जाता है। इसने क्या था, इक्ता व्यवस्था की शुरुआत करता है। इक्ता व्यवस्था की शुरुआत, इक्ता व्यवस्था की शुरुआत करते हुए इसने सबसे पहली बार दोआब क्षेत्र को, यानी पहली बार दोआब के महत्व को समझा था, दोआब के महत्व को समझा। दोआब क्या होता है, तो दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, दोआब कहलाता है। दोआब, अब इसने कहां का दोआब समझा, तो इसने गंगा व यमुना, गंगा व यमुना के दोआब क्षेत्र को 200 इक्ता में बांट दिया। यानी इक्ता का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा, यानी 200 इक्ता में बांटा और यहां पर तुर्क अधिकारियों की नियुक्ति करता है। तो इक्ता व्यवस्था की शुरुआत कर रहा है। दोआब क्षेत्र को पहली बार दिल्ली सल्तनत में, पूछे कि दिल्ली सल्तनत में पहली बार दोआब क्षेत्र के महत्व को समझने वाला शासक कौन था या सुल्तान कौन था, उत्तर आना चाहिए इल्तुतमिश। इक्ता व्यवस्था की शुरुआत, ये गंगा व यमुना के दोआब को क्षेत्र को समझता। इसने भारतीय, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय राजत्व, भारतीय राजत्व व्यवस्था में, भारतीय राजत्व में ईरानी प्रथा की शुरुआत करता है। भारतीय राजत्व में ईरानी प्रथा की शुरुआत, यानी आज से पहले भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ था, शुरुआत का समावेश, कि भारत में कोई महिला शासक बनी। दिल्ली सल्तनत से पहले एक दो वंश है जिनमें महिला शासिका बनी है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि दिल्ली जैसे विशाल काय क्षेत्र पर कोई महिला शासक बने। इसने ईरानी प्रथा में महिला को शासक बनाया जाता था और इसने अपनी बेटी को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। यानी किसी बेटी को उत्तराधिकारी घोषित करना कहाँ की देन है, तो ये एक ईरानी प्रथा है और इसने समावेश करता है। यानी ईरानी प्रथा क्या है, तो ईरानी प्रथा यानी अपनी बेटियों को उत्तराधिकार में घोषित, उत्तराधिकार का नाम घोषित कर देना। तो इसने रजिया को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, ये था ईरान। और देखते हैं हम, इसी ने सबसे पहली बार केंद्रीय सेना का गठन किया, केंद्रीय सेना का गठन, यानी अब तक कोई केंद्रीय सेना नहीं थी, इसने सबसे पहली बार केंद्रीय सेना का गठन किया था, जिसे नाम दिया गया था हसन ए कलब, हसन ए कलब। इस हसन ए कलब में जुड़ने वाला पहला व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति कौन था, इस व्यक्ति का नाम था भाई अहमद अयाज, अहमद अयाज। और इसकी उपाधि क्या थी, तो इसको इल्तुतमिश ने उपाधि दी थी, उपाधि का नाम था रावत ए अर्ज, रावत ए अर्ज। तो ये कार्य किए थे। यानी इल्तुतमिश को वास्तविक सुल्तान क्यों कहा जाता है, तो सबसे पहले इसने मुद्रा व्यवस्था यानी मुद्रा प्रणाली में अरबी या इस्लामिक मुद्रा प्रणाली को लेकर आता है। उसमें क्या था, तो शुद्धता पर निर्भर थी। और टकसाल लाता है, टकसाल में टंका या जीतल के सिक्के आते हैं। उसके बाद में तुर्कान चहलगानी का गठन, इक्ता व्यवस्था की शुरुआत करता है। इसके बाद में आपने देखा भारतीय राजत्व में ईरानी प्रथा की शुरुआत करता है। ईरानी प्रथा क्या थी, तो मैं आपको बता दिया, यानी किसी भी अपनी बेटियों को उत्तराधिकारी में घोषित करना। केंद्रीय सेना का गठन यानी हसन ए कलब का गठन किया था। हसन ए कलब में पहला व्यक्ति कौन था, तो अहमद अयाज था। इसकी उपाधि क्या थी, तो रावत ए अर्ज। अब पढ़ते हैं इल्तुतमिश के दरबार में किन किन लोगों को संरक्षण प्रदान हुआ। यानी इल्तुतमिश में हम पढ़ेंगे संरक्षण, किन किन लोगों को संरक्षण प्रदान किया था। तो इल्तुतमिश ने संरक्षण प्रदान किया था, आपने नाम सुना होगा मिनाजुद्दीन सिराज, मिनाजुद्दीन सिराज।
इसको संरक्षण प्रदान था। इसके अलावा मलिक ताजुद्दीन, इसको संरक्षण प्राप्त था भी। इनके अलावा नासिर नाम का एक कवि था, इसको भी संरक्षण प्रदान था। इनके अलावा नवरुद्दीन औफी, नवरुद्दीन औफी, इसको भी संरक्षण प्रदान था। ये मिनाजुद्दीन सिराज था, यह इसकी किताब है, हालांकि मैंने इसकी पहले भी चर्चा की थी। इसकी किताब का नाम है तबकाते नासिर, तबकाते नासिर। नासिर था जो एक कवि था और ये एक विद्वान था। इन लोगों को, 4 लोगों को इनके दरबार में संरक्षण था। अब बात करें इसके दरबार में स्थापत्य, यानी इसके काल में स्थापत्य को लेकर क्या हुआ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थापत्य में खूब पूछा जाता है। तो पहली बात तो राजस्थान, अगर कोई राजस्थान की वैकेंसी की तैयारी करता है तो भाई ध्यान रखना, राजस्थान में इसमें नागौर जिला, नागौर में इसने एक दरगाह बनाई थी, अतरकीन की दरगाह, अतारकीन की दरगाह, अतारकीन की दरगाह खूब पूछा जाता है भी, अतारकीन की दरगाह। और नागौर में एक सूफी संत है, आगे हम पढ़ेंगे, उनकी भी दरगाह है। उसके बाद में इसने बदायूं में एक चीज का निर्माण कराता है, हौज ए शमसी या हौज ए खास, 2 चीजों का निर्माण करवाता है। हौज ए शमसी, हौज ए खास का निर्माण करवाया। इसके अलावा इसी ने स्थापत्य में अगर बात करूं तो दिल्ली में इसने पहला काम तो करवाया था, यानी मैंने आपको कल बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवा दिया था। लेकिन आपसे पूछे कि कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किसने किया था, तो कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण किसी ने किया था। मदरसा ए मुअज्जी, इसका निर्माण करवाता है मुअज्जी, दिल्ली में ही। और इसने बनाया था सुल्तानगढ़ी का मकबरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। अब ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहाँ बना हुआ है, तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि ये दिल्ली के मनकपुर में बना हुआ है, दिल्ली के मनकपुर में स्थित है। ये इसका एक पुत्र था, यानी रजिया को उत्तराधिकारी क्यों घोषित किया था, तो इसका एक पहला पुत्र था जिसका नाम था नासरुद्दीन। नासरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है इसके जीवन काल में ही। इल्तुतमिश को अपनी परछाई यानी अपनी छाया अपने बाद में उत्तराधिकारी के लिए कोई दिखता था तो वह नासरुद्दीन महमूद था, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में अगर कोई योग्य संतान थी तो वह रजिया थी। तो यानी ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा है, इसके पुत्र नासरुद्दीन का भी, इसके पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में बना है। ये उत्तरी पश्चिमी प्रांत की जब सुरक्षा कर रहा था, अब इसकी मृत्यु हो जाती है। और लास्ट बात जो सबसे बड़ी बात है, इस्लामिक पद्धति पर बनने वाला, इस्लामिक पद्धति पर बनने वाला प्रथम मकबरा है। अब आप कहोगे सर कल भी आपने एक इस्लामिक पद्धति पर बताया था, तो भाई लास्ट वीडियो में बताया था वो इस्लामिक पद्धति पर बनने वाली प्रथम मस्जिद थी, ये मकबरा है। अब मस्जिद और मकबरे पर तो फर्क होता ही है, इतना तो समझते हैं आप। ये इस्लामिक पद्धति पर बनने वाला प्रथम मकबरा है, इसीलिए एक उपाधि ये भी है कि मकबरों का पितामह किसे कहते हैं, तो मकबरों का पितामह इसी इल्तुतमिश को कहते हैं। मकबरों का पितामह इसे कहा जाता है, यानी पहली बार मकबरा किसने बनवाया था, तो इल्तुतमिश ने करवाया था दिल्ली सल्तनत में, इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया, वो एक उपाधि दी जाती है मकबरों का पितामह। तो ये इसके दरबार की स्थापत्य थी। सबसे पहली नागौर में अतारकीन की दरगाह बनाई जाती है। बदायूं में हौज ए शमसी, हौज ए खास का निर्माण करवाया जाता है।
और सबसे महत्वपूर्ण है दिल्ली। दिल्ली में सबसे पहली बार इसने कुतुब मीनार, जो पूर्ण नहीं हुई थी, उसका पूर्ण निर्माण करवाया जाता है। मदरसा मुअज्जी का निर्माण करवाया जाता है। इसके बाद में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली के मनकपुर में स्थित है। यह इसके पुत्र नासरुद्दीन महमूद की याद में बनाया हुआ है और यह इस्लामिक पत्ती पर बनने वाला इस्लामिक पत्ती पर बनने वाला पहला भारतीय मकबरा है। इसीलिए इसको उपाधि क्या दी गई है, मकबरों का पितामह। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके शत्रु है और इसने कहाँ कहाँ अभियान किए, यानी इसका पॉलिटिकल क्षेत्र यानी राज्य के विस्तार के लिए इसने कहाँ कहाँ अभियान किए, वो हम सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।